बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्यू एंड क्यू माइनस क्यू। यानी कि आपके पास एक जो है वो ग्रेटर चार्ज था क्यू, इसको आपने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, क्यू एंड क्यू माइनस क्यू में, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, और दोनों को जो है वो किसी डिस्टेंस आर से जो है सेपरेट करवा दिया। तो द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम व्हेन। तो हमने ये निकालना है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन कब और किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगी। यहाँ में जो है वो चार ऑप्शंस गिवन किए जा रहे हैं। दैट जब आप क्यू को जो है वो क्यू का फोर्थ पार्ट कर देंगे, या क्यू का हाफ कर देंगे, या फिर क्यू के इक्विवेलेंट कर देंगे, या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से हमारे पास जो है वो कोई आंसर नहीं होगा। तो देखिए बेटा, हमने क्या करना है, फोर्स ऑफ रिपल्जन निकालनी है। तो फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस हम निकालते हैं बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले यही बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन एज दैट F इक्वल्स टू K Q1 Q2। तो हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज उसने गिवन किया है ये वाला Q, और दूसरा क्या है Q माइनस Q। तो यहाँ पर हम लोग ने देखें पहला चार्ज ले लिया Q, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया Q माइनस Q। ठीक, अब देखें इस Q को अगर हम लोगों ने Q के इक्विवेलेंट कर दिया तो देखेंगे कि Q माइनस Q जीरो हो जाएगा, और ये पूरी टर्म हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो हमने क्या निकाली, मैक्सिमम फोर्स निकाली। इसका मतलब है कि ये दो आंसर तो हमारे पास नहीं हो सकते, C और D हमारे पास पॉसिबल नहीं है। हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं कि हमारे पास सूटेबल पॉसिबिलिटी यानी कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्जन निकालने के लिए कौन सी हमारे पास जो है वो सूटेबल रहेगी। तो देखिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने Q/4 ले लिया, यहाँ पर मैंने Q/2 ले लिया। ठीक है, Q को हम लोगों ने देखें यहाँ पर क्या लिया Q/4, और यहाँ पर भी क्या ले लिया Q/4। यहाँ पर मैंने दूसरी सिचुएशन को कंसीडर किया कि यहाँ पर Q को मैंने ले लिया है Q/2 और Q माइनस Q/2। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखें ये Q/4 का आप जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3Q डिवाइड बाय 4, और यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका इसका हो जाएगा Q डिवाइड बाय 2। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अगर आप 3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.1875 आएगा। अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो इससे ग्रेटर आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये कि फोर्स ऑफ रिपल्जन हमारे पास जो है वो Q डिवाइडेड बाय 2 के अंदर आ रही है। सो दैट्स वाई हमारे पास यही जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं सो व्हेन Q इक्वल्स टू Q/2 देन द फोर्स ऑफ रिपल्जन विल बी मैक्सिमम। सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। फिर हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर। देखें यहाँ कहा जा रहा है कि 3 ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। 3 जो है वो ऑब्जेक्ट्स को आप नजदीक लेकर आ रहे हैं, 2 एट ए टाइम, 2 को एट ए टाइम एक दूसरे के नजदीक लेकर आ रहे हैं। When object A and B are brought together, जब A और B को आप लेकर गए, नजदीक लेकर गए, they attract, इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, मतलब कि दोनों के चार्जेस जो हैं वो ऑपोजिट है। फिर उसके बाद when object B and C are brought together, they repel, जब आप B और C को आपने जो है वो अट्रैक्ट करवाया, मतलब सॉरी नजदीक लेकर आए, तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट, तो हमें इससे क्या जो है वो कंक्लूजन मिल रही है। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए एंड सी पोजेसेस चार्ज ऑफ सेम साइन, यानी कि हम इस जो स्टेटमेंट गिवन की से ये कंक्लूड करें कि ए और सी का साइन जो है वो सेम है, या फिर इन दोनों का साइन जो है वो ऑपोजिट है, या फिर ऑल 3 ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजेसेस चार्ज ऑफ द सेम साइन, या फिर हमारे पास क्या है, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। अगर ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होगा तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स तो होगी नहीं। ठीक है, दूसरा हमारे पास अगर सेम साइन होता है तो तुम्हारे पास जो है वो सेम इफेक्ट आता है। इसका मतलब कि सी और डी तुम्हारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप जरा ध्यान से स्टेटमेंट को देखिएगा कि जब आप ए और बी को नजदीक लेकर आए तो इन दोनों ने दूसरे को अट्रैक्ट किया। इसका मतलब है कि ए पॉजिटिव है और बी क्या है, नेगेटिव है। व्हेन बी एंड सी ब्रॉट टुगेदर दे रिपेल, जब बी और सी को आपने नजदीक किया, बी ऑलरेडी नेगेटिव था तो सी भी नेगेटिव होगा। ठीक, तो एक दूसरे को इन्होंने क्या किया, रिपेल किया। इसका मतलब है कि सी जो है वो नेगेटिव है, जबकि ए जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि व्हेन A and B brought close together, that means A is positive and B is negative, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। And when B and C are brought close together, that means both have same negative sign. ठीक है, तो A पॉजिटिव हो गया, C क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। So we conclude that A and C possesses opposite charges. A is positive and C is negative. So option B is our correct option. ठीक, फिर हम लोग चलते हैं थर्ड एमसीक्यू की स्टेटमेंट के ऊपर। यहाँ कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट ए हैज अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड ऑब्जेक्ट बी हैज अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स। यानी कि हमारे पास इन दोनों में इन स्टेटमेंट्स जो आपको गिवन की जा रही हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो सही है।
पहला ऑप्शन है फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ए ऑन टू बी दैट विल बी इक्वल्स टू -3 टाइम्स फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन टू ए। फिर हमारे पास क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए इनटू बी दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस फोर्स एक्सर्टेड बाय बी इनटू ए। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो है वो आप ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये दोनों चार्जेस हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 12 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स इज सेम बट द डायरेक्शन ऑपोजिट। अब देखें आप ए को मतलब Q1 को Q2 से मल्टीप्लाई कराएं या Q2 को Q1 से मल्टीप्लाई कराएं, आपके पास मैग्नीट्यूड एक जैसा ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 3 टाइम्स वाली बात तो गलत है। ठीक है, हमारे पास ये 3 टाइम्स वाली बात गलत है, क्योंकि अगर आप ए को बी से जो है वो फोर्स निकालें या बी की ए से फोर्स निकालें तो मैग्नीट्यूड हमारे पास जो है वो सेम आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। ठीक है, ए बी के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, तो बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। सो दैट्स वाई हमारे पास जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ए इनटू बी दैट विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बी ऑन टू ए, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। सो ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर हम चलते हैं फोर्थ एमसीक्यू के स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट हमारे पास है सम चार्जेस इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर को आपने जो है वो कुछ चार्जेस जो है वो गिवन किए हैं, देन इट्स पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल कहाँ इज मैक्सिमम एट सरफेस, क्या सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होगा, इज मैक्सिमम एट सेंटर, क्या सेंटर के ऊपर मैक्सिमम होगा, इज रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, क्या थ्रू आउट द कंडक्टर सेम रहेगा, इज मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड सेंटर, क्या हमारे पास जो मैक्सिमम रहेगा सरफेस और सेंटर के दरमियान। तो देखिए बेटा हमारे पास लेट करें कि एक मैं स्फेरिकल कंडक्टर ले रहा हूं, तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद होता है। ठीक है, सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास जो है वो पूरे के पूरे जो है वो सरफेस के ऊपर एक जैसा होगा। ठीक है, आप इस वाले चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो ये भी सेम आएगा, ऐसे भी सेम आएगा। जहां मतलब जितने भी आप जो है वो सरफेस के ऊपर चार्जेस होंगे वो सेम पोटेंशियल के ऊपर जो है वो मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर है। तो ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है इज रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, यही सही होगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर जो है वो मैक्सिमम का मतलब है कि यहाँ पर सरफेस के मैक्सिमम आ रहा है और कहीं और हमारे पास जो है मैक्सिमम नहीं आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो सही नहीं है। इज मैक्सिमम एट द सेंटर, सेंटर में तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजर रही तो जीरो हो जाएगा। इज मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड सेंटर, यहाँ पर हमारे पास जो है वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आएगी, सो ये हमारे पास जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड हमारे पास ऑप्शन जो है वो पॉसिबिलिटी है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, सो द होल सरफेस ऑफ स्फीयर इज एट द सेम पोटेंशियल। अब यहाँ पर हमारे पास सरफेस के ऊपर सेम पोटेंशियल है, तो थ्रू आउट द हमारे पास जो है वो कंडक्टर सेम जो है वो पोटेंशियल रहेगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर हम लोग चलते हैं फिफ्थ एमसीक्यू के स्टेटमेंट के ऊपर, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए वोल्ट पर मीटर, सेकंड हमारे पास है न्यूटन पर कूलम, थर्ड हमारे पास है जूल पर कूलम इंटू मीटर, और फोर्थ हमारे पास है वोल्ट इंटू मीटर। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर, ये देख रहे हैं न्यूटन इंटू मीटर हमारे न्यूटन इंटू कूलम, न्यूटन का जो एन जो है वो स्मॉल से लिखा गया, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो देखें सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइन एज, देखें हमारे पास होता क्या है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो बेसिकली ये न्यूटन पर कूलम की इक्वल आ रही है। ठीक है, लेकिन न्यूटन पर कूलम ही हमारे पास वोल्ट पर मीटर की इक्वल भी होता है। ये आपके पास क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर कि आप न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर को इक्विवेलेंट करें। तो देखें यहाँ हम कह रहे हैं कि हमारे पास 1 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब देखें हमने क्या करना है, इसको वोल्ट पर मीटर के इक्वल करना है, यानी कि डिवीजन में हमें किसी ना किसी तरीके से मीटर को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m कर दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाय कूलम इंटू मीटर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर हमारे पास होता है जूल के इक्विवेलेंट। ठीक है, जूल डिवाइड बाय कूलम इंटू मीटर। ठीक, अब इसके बाद ये जूल पर कूलम हमारे पास वोल्ट के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 1 वोल्ट पर मीटर के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, दैट न्यूटन पर कूलम इज ऑलवेज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ये हम लोगों ने जो है वो टॉपिक के अंदर भी किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू के स्टेटमेंट पर चलते हैं। अ प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated by a potential difference of 1 kilovolt, its kinetic energy will be, यानी कि आपके पास एक प्रोटॉन है जो कि 1840 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन से। वो कह रहे हैं कि जब आपने इसको एक्सेलरेट कराया टू द पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलोवोल्ट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1840 किलोवोल्ट हो जाएगी।
या फिर 1 डिवाइड बाय 1840 किलो वोल्ट हो जाएगी, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, या फिर 920 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो देखें बेटा, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास हमने फॉर्मूला बनाया था। देखें बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, V डिवाइड इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन हमारे पास है इक्वलेंट टू एनर्जी, सो दैट्स व्हाई ये हमारे पास वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल V टाइम्स चार्ज। ठीक, तब देखें यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज कितना गिवन किया है, 1 किलो वोल्ट का वोल्टेज गिवन किया है, मल्टीप्लाई बाय अभी देखिए यहाँ पर चार्ज जो है वो कह रहा है कि प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम्स हैवियर, ये मास की बात कर रहा है। ठीक है, देन एन इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि मास बढ़ने से चार्ज आपका नहीं बढ़ता। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास क्या है, सेम है, सो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आप जो है वो इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करा देंगे 1 के साथ, वोल्ट आपको किस में था, किलो वोल्ट में था, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारे पास है 7th MCQ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्जेस, यानी कि आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 2 माइक्रोकूलम चार्ज की, जो कितने डिस्टेंस के ऊपर, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। ठीक, वो कह रहा है कि आंसर को सर 3x.5 न्यूटन, 3x.3 न्यूटन, 9x.3 न्यूटन, 9x.5 न्यूटन। तो बेटा ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, बुक में जो है आपको थोड़ी सी मिस्टेक है। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, E इक्वल टू Q KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। डिस्टेंस हमारे पास देखें Q हमारे पास कितना है, 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2x-6। R हमें 20 सेंटीमीटर को हम जो है वो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 450,000 न्यूटन पर कूलम, यानी कि 450 किलो वोल्ट पर मीटर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है यहाँ पर इनमें गिवन नहीं है, तो ये आप जो है वो सही हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये ऑप्शन हमारे पास जो है वो देखें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट पर मीटर होती है, ये न्यूटन पर कूलम होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो न्यूटन गिवन की हुई है, फोर्स की वैल्यू गिवन की है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास आंसर जो है वो सही नहीं है। तो 8th MCQ की स्टेटमेंट पर चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड ए, यानी कि आपने क्यूब के सेंटर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन इट्स वन साइड विल बी, तो इसकी एक साइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखें ये आपको एक क्यूब दिखा रहा है कि आपको ये दिखा रहा है कि इसकी साइड जो है वो क्या है, A है, और इसके सेंटर के अंदर आपने जो है वो यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है क्यूब। ठीक, अब जरा देखें हमने गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फ्लक्स क्या होता है, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमारे पास फ्लक्स क्या होता है, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरी बात ये कि देखें अगर सेंटर के अंदर आपके पास जो है वो चार्ज रखा हुआ है तो उसकी 6 साइड्स, देखें ये साइड, ये क्यूब की जो 6 साइड्स होती हैं, तो 6 साइड से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही होंगी, तो उसका मतलब ये कि फ्लक्स हमारे पास 6 टाइम्स A के इक्वल हो जाएगा। एक फ्लक्स आपने गॉसेस लॉ से लिया, एक फ्लक्स आपके पास ये जो A साइड से गुजरा है ये हम लोगों ने लिया, यानी कि दोनों को आपने कंपेयर करवा दिया। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज 6 है। एक फ्लक्स आपके पास क्या है, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एक फ्लक्स आपके पास क्या है 6A, तो दोनों को कंपेयर करवा लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 6 टाइम A। आपने एक साइड से निकालना है, साइड A से निकालना है, तो 6 को मैं वहां ले जाके डिवाइड करवा दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा Q डिवाइड बाय 6 टाइम एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास A ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, ये हो गया हमारे पास सबसे MCQ नंबर 8। और फिर हम लोग चलते हैं MCQ नंबर 9 की स्टेटमेंट के ऊपर। यहाँ पर ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ड्यू टू अ चार्ज Q प्लेस्ड एट इट्स सेंटर डिपेंड्स अपॉन, यानी कि अगर आपके पास स्फीयर के सेंटर के अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ स्फीयर, क्वांटिटी ऑफ चार्ज आउटसाइड द स्फीयर, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर। तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था, गॉसेस लॉ हमारे पास क्या था, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन आपको क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और ज्योमेट्री बट इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी कि द क्वांटिटी इनसाइड, क्लोज का मतलब अंदर। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, फिर हम लोग चलते हैं 10th MCQ के स्टेटमेंट के ऊपर। यहाँ कह रहा है कि 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर ऑफ टीवी इज सब्जेक्टेड टू 4000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज, आपने जो है वो एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर निकालनी है। ऑप्शन आपके पास है 8 जूल का, 16 जूल का, 4x-3 जूल का और 2x-3 जूल का। तो देखें कैपेसिटर, देखें हमें अगर जो है वो एनर्जी निकालनी तो एनर्जी के लिए दोबारा से हमारे पास वही फॉर्मूला E इक्वल्स टू
पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ठीक, तो देखें यहाँ हमारे पास जो वो चार्ज गिवन नहीं है बल्कि हमें कैपेसिटेंस गिवन है और वोल्टेज गिवन है। तो हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला कहता है Q इक्वल टू CV। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो चार्ज आ सकता है। देखें यहाँ से मैं चार्ज निकाल रहा हूँ, चार्ज मेरे पास कितना हो जाएगा 4x-3 कूलम। ठीक, अब चार्ज जब मेरे पास आ गया तो फिर चार्ज से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, बिकॉज एनर्जी का फॉर्मूला कहता है E इक्वल टू Q इंटू V। राइट, E हमारे पास क्या एनर्जी है, E हमारे पास क्या है एनर्जी है, इसको आप W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चार्ज आपके पास क्या है 4x-3 मल्टीप्लाई आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4000 वोल्ट्स का। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 जूल की हमारे पास जो है वो एनर्जी जनरेट हो रही है कैपेसिटर के ऊपर। फिर हमारे यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारे पास है 11th MCQ की स्टेटमेंट, इन अ फिगर बिलो द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज। आपको यहाँ पर जो है वो तीन जो है वो कैपेसिटर दिखा जा रहे हैं, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड। वो कह रहा है कि इसके ऊपर कितना चार्ज है ये आपने कैलकुलेट करना है। ऑप्शन आपके पास है 4, 10, 3 एंड 6। तो देखिए बेटा हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर चार्जेस सेम आते हैं, यानी कि जितना चार्ज पहले वाले पर होगा उतना ही दूसरे वाले पर होगा, उतना ही थर्ड वाले पर होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो वोल्टेज वेरी करता है, चार्ज हमारे पास सेम आता है। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखें हमारे पास चार्ज मतलब ओवरऑल चार्ज में निकालूंगा, वही चार्ज इसके ऊपर भी होगा, वही इसके ऊपर भी होगा और ये होगा, मतलब चार्ज हमारे पास तीनों के ऊपर सेम होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, पहले चार्ज निकालेंगे लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है Q इक्वल टू CV। तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी दैट इज ऑफ 1 माइक्रोफैरेड। ठीक, अब मैं यहाँ से चार्ज निकाल सकता हूँ ओवरऑल चार्ज जो कि यहाँ पर जो पूरे सर्किट के ऊपर है दैट इज Q इक्वल टू CV। ठीक है, C हमारे पास क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, V हमारे पास क्या है वोल्टेज पासिंग थ्रू ऑल द कैपेसिटर है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास चार्ज कितना जाएगा 1 into 10 दैट इज 10 माइक्रोकूलम। सो ऑप्शन बी हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की स्टेटमेंट के ऊपर। 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स अपार्ट, यानी कि 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स है वो 8 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के दरमियान क्या है यूनिफॉर्म है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम। और इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कितना है 400 न्यूटन पर कूलम। इफ एन आयन ऑफ चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन इज रिलीज एट रेस्ट एट द लेफ्ट हैंड प्लेट, यानी कि यहाँ से आप जो है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज करवा रहे हैं। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीच द राइट हैंड प्लेट। जब ये राइट हैंड प्लेट के ऊपर पहुंच जाएगा तो उसकी जो है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ये आपने कैलकुलेट करना। तो देखें फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी देखें, पहले ऑप्शन देख लेते हैं 464, 32, 16। तो हम लोग यहाँ पर क्या चाहेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन एज कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के पहले हम डेफिनेशन की बात करें। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है V into Q। ठीक, तो यहाँ हमारे जो ये जो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसने बेसिकली हमें जो है वो रिलेशनशिप बताया हुआ है, द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E इक्वल टू V डिवाइड बाय R। तो यहाँ हमें पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करूंगा E टाइम्स R करवा दूंगा। ये E हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि हमें यहाँ पर गिवन की गई है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन नहीं किया गया, वोल्टेज गिवन नहीं किया गया, लेकिन हमें यहाँ पर जो है वो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिलेशन नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर। दैट्स वाई मैंने यहाँ क्या किया, वोल्टेज की मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है बाय यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो V की जगह क्या आ जाएगा E टाइम्स R आ जाएगा। E हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 न्यूटन पर कूलम की, डिस्टेंस हमें गिवन किया गया है 8 मीटर का और चार्ज हमें गिवन किया गया है 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो आपने क्या किया 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 32 को मल्टीप्लाई करा दिया 2 के साथ कितना हो गया 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। और उसके बाद हमारे पास है लास्ट MCQ। देखिए इसमें कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज डेल V, यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट्स से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है डेल V। द वर्क डन बाय W बाय द फील्ड इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, यानी कि आप A से B की तरफ इसको जो है मूव करवा रहे हैं तो आपके पास वर्क डन क्या होगा दैट इज -Q डेल V, W इक्वल्स टू Q डेल V, W इक्वल्स टू माइनस डेल V डिवाइड बाय Q। तो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, हमने जो है वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है Q इंटू डेल V और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। राइट, सो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा W इक्वल्स टू Q टाइम्स डेल V। काफी हम लोग MCQ के अंदर भी कर चुके हैं और हम लोगों ने जो है वो टॉपिक्स के अंदर भी इसको डिस्कस किया हुआ है। तो ये हमारे पास थे MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 11
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके जो है वो हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करने के बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 के ऊपर चलेंगे। कोई क्वेश्चन है बेटा, अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।